नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है हम लोग फिर से उसी टॉपिक पे जो हमने पिछले बृहस्पतिवार चुना था और हमने कहा था कि ये जम्मू कश्मीर का अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस समय का। और लेकिन ये इशू जो है कई वर्षों से निगलेक्ट किया गया और ये इशू तब सामने आया जब आपने दिल्ली ब्लास्ट जैसा इंसिडेंट देखा और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का नाम जो है खबरों में चर्चित होने लग गया। पिछली डिबेट में हमने कर्नल आदर्श शर्मा सर से बात करी थी और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेके हमने बहुत सारे इश्यूज पे उनके साथ डिस्कशन किया था और उनके एक बहुत ही सेंसिबल ओपिनियंस हमारे पास में आए थे। तो आज भी हम दोबारा से उनके साथ है और एक जो संघर्ष समिति बनी है इस समय, इसलिए हम लोगों ने एक प्रश्न लिया आज कि क्या हिंदुओं की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और हिंदुओं के जो डोनेशंस है, जैसे सर ने पिछली बार कहा था कि इसका मिसमैनेजमेंट जो है लगातार हुआ है। अब अकाउंटेबिलिटी किसकी है? और अभी भी मैं देख रही हूँ कि कई संस्थाएं जो हैं वो उनको लगातार लीगल नोटिस भी भेज रही हैं और इस प्रोटेस्ट में ये पब्लिक प्रोटेस्ट के तौर पे देखा जा रहा है और इसमें संतों और महंतों का भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो सबसे पहले नो फिल्टर की इस डिबेट में मैं वेलकम करूँगी कर्नल डॉक्टर आदर्श शर्मा का। दोबारा से सर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं आज और इसी इशू पे जो आगे के अपडेट्स हैं वो भी हमें देंगे और साथ में और ओपिनियन देंगे कि कैसे जो संघर्ष समिति है वो इसमें काम कर रही है और कहाँ तक ये मुद्दा जो है वो सरकार तक पहुंच रहा है और कितने इश्यूज इसमें से रिजॉल्व हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं या अभी भी सब चीज़ें वैसी की वैसी ही है और खाली एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो सर मोस्ट वेलकम ऑन आवर शो नो फिल्टर में आपका जय स्वागत। हिंद, जय भारत। सभी तो सनातन धर्म प्रेमियों को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से सायकाल की नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज जो मैंने सवाल रखा है ना, जो प्रश्न रखा है, क्योंकि मैंने आपका पूरा प्रोफाइल भी देखा और मैंने सोचा कि आज हम इस प्रश्न को ज़रूर उठाएंगे क्योंकि आपने कहा कि ये एक फेथ का भी एक फेथ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब हिंदूज की जो आस्था है जिससे वो दान करते हैं, वहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, उससे भी इस मुद्दे को जोड़कर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस जो आस्था वाली बात है उस पर आपसे सवाल यही करना चाहूँगी कि क्या वाकई में इस इशू को जब हम देखेंगे तो ऐसे देख सकते हैं कि ये हिंदुओं की आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि डोनेशन तो जो है वो सारे हिंदुओं की ओर से ही जाते हैं। जी बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में वही लोग जाते हैं जो कि सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, वो विश्वास रखते हैं। तो वहां पे अगर आप देखेंगे, 5 रुपए से 500 रुपए भी अगर चढ़ावा चढ़ता है तो वो उनका जो है दान, वो सनातन धर्म के लोग ही करते हैं। तो फिर जो है सनातन धर्म की आस्था और भक्तों के दान से अगर ये कॉलेज बना है, तो फिर उन्हीं के बच्चों को उससे वंचित क्यों रखा गया? ये उन्होंने इसका प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? ये केवल प्रवेश का मुद्दा नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की आस्था का, न्याय और सनातन मर्यादा का मुद्दा बन गया है अभी ये। सर इसमें जो आपने संघर्ष समिति का भी मेरे साथ में पिछली बार आपने बोला था मेरे को कि एक संघर्ष समिति जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और इसे एक पब्लिक प्रोटेस्ट की तरह हमें देखना चाहिए कि इसमें कोई पॉलिटिशियन आप नहीं बुला रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने देखा पिछली बार संतों महंतों का इन्वॉल्वमेंट होने लग गया है और वो भी हिंदुओं के लिए जो है आवाज़ एक तरीके की उठा रहे हैं कि दान अगर हमारा है तो उसका फ़ायदा जो है वो भी हमें क्यों ना मिले। तो इस पे भी मैं पूछना चाहूँगी कि संघर्ष समिति आपने कैसे उसका गठन किया और वो किस किस इश्यूज को लेके आगे बढ़ रही हैं? जो संघर्ष समिति है, इसकी जो है, जब ये मुद्दा सबसे पहली बार उजागर हुआ, तो फिर अराउंड 50 से 60 ऑर्गेनाइजेशंस, जो सनातन धर्म सभा है, उनके अध्यक्षता में जो है हमारे पुरुषोत्तम ऋषि जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 50 से 60 विभिन्न
जो और संस्थाएं हैं वो जुड़ी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक संघर्ष समिति बनाई जाए, जिसके कन्वीनर के तौर पे जो है कर्नल सुखवीर मनकोटिया जी, जो सेवानिवृत्त हैं, उनको उसका कन्वीनर बनाया गया। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इसको हर जिले में, हर क्या कहते हैं, खंड में इसका एक स्थापना हो। जिस तरह से हमारे जिले में भी मैं कन्वीनर हूँ, तो हर एक जिले में अलग अलग कमिटीज बनाई गई, सब कमिटीज, और सभी को एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अभी तो ये बहुत पीसफुल तरीके से चलता रहा, पर जो है सरकार अभी तक जागी नहीं है, क्योंकि जो है उनपे जो है अभी कोई असर नहीं हुआ है। इसका जो है ज्ञापन भी सौंपे गए अभी तक का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उनकी एक मीटिंग हुई, फिर सब लोगों ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया, फिर जगह जगह पे जो एसडीएम है या तहसीलदार हैं जहाँ पे, या डीसी, डिविजनल कमिश्नर तक के ज्ञापन सौंपे गए, जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी, अपने जो है उपराज्यपाल और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके नाम पर जो है 3 लेटर्स जो हैं अलग अलग जगह से भेजी गई, सभी जो है संघर्ष कमेटी के सदस्यों द्वारा जो साइन किए हुए। उसके बाद भी अभी तक इसके ऊपर कोई जो है इनकी तरफ से कोई भी ज्ञापन या कुछ दिया नहीं गया, आश्वासन नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। तो अभी जो है संत जो है वो आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म के जो हैं, वो उनकी आस्था को जो है वो मेंटेन करते हैं। वो हमारे जो है उनके बहुत श्रद्धेय ही हैं। तो उनके अभी इनका एक्टिव रोल में वो आ गए हैं। उनसे भी विचार विमर्श हुआ संघर्ष समिति का, और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन जो है संघर्ष समिति को दिया है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उनका एक्टिव रोल होगा, जो समाज में जाकर लोगों को जो है इसके बारे में जो है बताएंगे, और इसके लिए और उनको जो है प्रोत्साहित करेंगे कि वो खुलकर बाहर आए। अभी भी जो मैं देख रही हूँ, जैसे कि हम लोग एक एक संघर्ष समिति तो ठीक है, लेकिन एक संघर्ष के बारे में मैं, जैसे कई सारे मैं हिंदुओं से बात करती हूँ जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे राजपूत कम्युनिटी भी है, डोगरा भी कम्युनिटी भी है, और पंडित भी हैं, बहुत सारे लोग और भी हैं। तो जब मैं बात करती हूँ तो वो सर्टेनली एक, जो मुझे लगता है मेरे सामने हमेशा जो एक बात आती है कि जो हिंदूज का जो एक नरेशन होता है, नरेशन इन द सेंस कि कोई भी इशू होता है जिसको लेके हिंदूज आगे बढ़ते हैं कि नहीं, ये इशू को रिजॉल्व होना चाहिए, ये हमारे फेवर में होना चाहिए। तो इसमें जो लैक ऑफ वो जो है ना, लैक ऑफ पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ मीडिया बहुत हाइप नहीं देता है इन चीज़ों को, जबकि ऑपोजिट नैरेटिव जब हम देखते हैं कि ऐसे इश्यूज जब ऑपोजिट, जैसे जेएनयू है, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया, तो उनके एक ऑपोजिट नैरेटिव्स हमेशा रहते हैं, उन चीज़ों में हाइप बहुत मिलता है। तो मैं यही आपसे जानना चाहती, क्योंकि इसमें संत महंतों का भी आपने मैंने देखा कि वो भी संघर्ष समिति के साथ जुड़ के वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन वो आवाज़ दिल्ली तक भी नहीं मुझे सुनाई दी। मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ मीडिया भी अगर उसको कवर कर गया, लेकिन वो बहुत एक लार्ज स्केल पे वो वॉइस दिखी नहीं। तो मैं वही समझना चाह रही हूँ कि अभी जैसे आपने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन नैरेटिव भी जो है, जैसे आप प्रोटेस्ट करें, वो कहाँ तक पहुँचा है? जैसे सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या सरकार तक वो पहुँचा है? क्या वहाँ से कोई भी एक सिंगल रिस्पॉन्स भी आपको नज़र आए, या फिर और लोग आपके साथ जुड़े हैं? कैसा ये पूरा संघर्ष है, कैसा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस मुद्दे में जो है लोगों को अभी तक पूरी जागरूकता नहीं हुई है। लोग खुल के इसमें नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये कोई मसला हमारा और आपका नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का है। हम किसी के एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, पर अगर हमारे समुदाय के साथ कुछ अगर अन्याय होता है तो हमें चुप रहना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि धर्म रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो अगर हम धर्म के लिए नहीं आगे आएंगे तो कल को जो है धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। तो ये सबके ऊपर लागू होती है कि वो खुलकर आए। इसमें देखिए, इसमें 2 कारण हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कुछ चूक हुई, वो चाहे आप कहें श्राइन बोर्ड की तरफ से हो, या फिर जो है इसको एमएमसी या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के मतलब के संज्ञान में ये सब जगह गया है। जहां तक कि अभी इसकी परतें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, तो इसका संज्ञान सब जगह लिया गया, पर इसका कोई जो है सोल्यूशन नहीं बताया गया कहीं की तरफ से।
तो उन्होंने इसको इतनी जल्दबाजी में क्यों सीट्स जो इसकी सर अगर नहीं हो रहा था, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं बन पा रहा था, तो मेरे मुताबिक ये इस साल इनको खोलनी नहीं चाहिए थी सीट्स जब तक इसका पूर्ण तैयार से जो है संज्ञान नहीं होता। और मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है कि अगर हमारे स्टेट में और जम्मू में ऑलरेडी 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 5-6 तो मतलब कि कटरा के आसपास ही हैं। अगर आप जीएमसी उधमपुर ले लीजिए, जीएमसी डोडा ले लीजिए, अभी तो एम्स भी खुल गया है। तो एक और मेडिकल कॉलेज खोलने की क्या इतनी जल्दबाजी थी और आवश्यकता थी। और वहीं पे अगर आप देखेंगे आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, जो आयुर्वेदिक जो रिसर्च सेंटर है, आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि जम्मू में सिर्फ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें 50 सीटें हैं और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें 50 सीटें हैं। तो 100 के लगभग सीटें हैं और कोई भी पीजी नहीं है। सिर्फ एक प्राइवेट वाले में है जिसमें 5 सीटें हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की आयुर्वेदा में। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि हम लोग अपने आप को आयुर्वेदा जो है हमारा, जो है आप कह सकते हैं कि हमारे पुरातन काल से जो जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मतलब कि संजीवनी बूटी से लेकर सब इतने बड़े बड़े हमारे जो हैं जड़ी बूटियों ने लोगों को मृत से भी जीवित कर दिया। तो जी। उसका एक रिसर्च सेंटर भी नहीं है स्टेट में, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ। तो अगर ये सनातन संस्कृति से जुड़ा था, तो अगर इनके लिए जरूरी होता तो एक रिसर्च सेंटर आयुर्वेदा का खोलते मेडिकल कॉलेज को छोड़कर, तो ये बहुत ही अच्छा होता। हमारे जो है आयुर्वेदिक विज्ञान विज्ञान को भी जो है बढ़ावा मिलता। और हमारे यहाँ पर जो है लोगों को ये पायनियर इंस्टीट्यूट बन सकता था आयुर्वेदिक शिक्षा का। क्योंकि हमारा जो है देश इवन होम्योपैथी, जो कि सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट जो है एलोपैथी के बाद में सबसे ज्यादा होम्योपैथी की जाती है। आपको हैरानगी होगी कि होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट नहीं है पूरी स्टेट में। तो अगर आपको बढ़ावा ही देना था तो अल्टरनेटिव मेडिसिन को आप बढ़ावा देते, तो उससे क्या होता, हमारे यहाँ की जो है हेल्थ जो स्टेटस है वो अच्छा होता, सुधार होता है हेल्थ के। उसमें लोग जो आयुर्वेदा या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर जाना चाहते हैं, उनको एक अल्टरनेटिव मिल सकता था, उनको एक अच्छा स्कोप मिल सकता था यहाँ पर। और इवन स्टूडेंट्स को भी मिल सकता था, रिसर्च कर सकते थे, नए नए आविष्कार हो सकते थे। जो इतना 600-700 करोड़ एक मेडिकल कॉलेज में खर्चा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि जो वहां पर कहते हैं ना प्लानिंग प्लानिंग और ये में हड़बड़ाहट की गई कुछ। मुझे लगता है जो वहां पर बैठे हुए हैं श्राइन बोर्ड के जो लोग सदस्य हैं, उनकी अलाइनमेंट नहीं है धर्म के प्रति। वो उनको कैसे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ज्यादा, पर ये आहिस्ता आहिस्ता ये खुल रहा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे श्राइन बोर्ड्स हैं, उनको हम गवर्नमेंट के अधीन क्यों कर रहे हैं। बाकी जो समुदाय हैं या बाकी कम्युनिटीज हैं या बाकी धर्म हैं, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अधीन नहीं है। तो सिर्फ हिंदू धर्म के जो श्राइन्स हैं वो क्यों एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है गवर्नमेंट के अधीन है, और उनको वो अपनी मनमानी से चला रहे हैं, हिंदू आस्था के ऊपर नहीं चला रहे हैं, उनके उनके मुताबिक नहीं चला रहे हैं। ये प्रश्न उठता है सबसे। लेकिन इसमें आपको हिंदुओं का प्रोटेस्ट जब आप कर रहे थे तो कितने हिंदू एकता आपको कितनी दिखी कि मतलब वाकई में हिंदू सामने आके जो है एक जोशीला प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर भी बड़े आरोप लगते हैं कि हमने अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन किया बहुत कुछ था, बट वो वही मैंने कहा कि वो नैरेटिव जो है वो चीज़ें वो हाइप नहीं दी जाती उसको। तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि इस प्रोटेस्ट में कोई और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ जुड़ी हो, या फिर और कितने हिंदू, मतलब आपको जोश कितना दिख रहा है कि वाकई में मतलब जो है ये प्रोटेस्ट में हिंदू सामने आ रहा है और ये प्रोटेस्ट कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोटेस्ट रहेगा? देखिए, इसमें आपको मैंने बताया अराउंड 60 से 65 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जुड़ी हुई हैं उसमें। विभिन्न जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल युवा, राजपूत सभा और सनातन धर्म सभा, और ये जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हैं इसमें। पर जो कॉमन जो मैं कह रहा हूँ आम आदमी, वो थोड़ा सा अभी पीछे है, वो इतने एक्टिवली नहीं आए हैं बाहर। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस का मुद्दा नहीं है, ये हर एक आम आदमी का मुद्दा है। जब तक आम आदमी बाहर नहीं आएगा, तो जो है लोगों की ताकत जो है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी। जब तक ताकत का
जो ये कहते हैं ना, एक प्रदर्शन नहीं हो सकता है तो कोई भी मुद्दा जो है वो हल नहीं हो पाता है। सरकारें भी तभी जागती हैं जब उनको शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए। पर अभी ऑर्गेनाइजेशंस तो आई हैं बहुत सारी, पर जो आम आदमी है, जो कि जिसके लिए ये संघर्ष किया जा रहा है, वो लोग अभी खुल के नहीं आए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग जो है अपेक्षित करते हैं कि शायद वो लोग आए बाहर। और कल से जो है, कल आपको अगर बता दूं, कल का जो है, तवी पुल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा श्राइन बोर्ड के खिलाफ। जो है कल एक बहुत बड़ा किया गया है 11:30-12 बजे। इसमें पूरे देश की मीडिया भी आएगी और संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो सभी लोग आएंगे। और मैं सबसे आह्वान भी करता हूँ कि लोग मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आए और अपना शक्ति प्रदर्शन करके सरकार को दिखा दे कि हम जो हैं हिंदू, हम लोग जम्मू के लोग जो हैं, हम भी अपने हक के लिए एकजुट होकर जो है अपना जो बात को जो है दृढ़ता से रख सकते हैं। हम्म। हाँ, और एक चीज और है, मैं ये भी पूछना है, श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या कोई इस पे रिस्पॉन्स या रिएक्शन है? जो आप लोग जो प्रोटेस्ट करे, क्या वो लोग प्रेशराइज फील कर रहे हैं इस समय कि नहीं वाकई में प्रोटेस्ट हो रहा है, या वो फिर एक बैकअप लेके बैठे हुए हैं कि कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 दिन और चलेगा एंड फिर खत्म हो जाएगा? अप्रोच श्राइन बोर्ड का अप्रोच क्या दिखा आपको प्रोटेस्ट एक्सपीरियंस में? देखिए, जब ये मुद्दा सबकी तरफ आया, अभी सब लोग जो हैं अपना जो है हाथ खींच रहे हैं कि हमारी वजह से नहीं हुआ, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हम्म। हैं। वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि जब ये मुद्दा आया, हमने जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो कि इसको गवर्न करती है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को, उसको हमने उनके तक भेजा था, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। फिर वो एनएमसी बोलती है, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के पास भेजा था इसको, तो उन्होंने भी इसको कह दिया कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। पर वो सर, सारे जो हैं ये चीज को सोच सोच रहे हैं कि सब लोग अपना जो है इस मुद्दे से जो है अपना जो हाथ जो है बचा लेंगे, या अपनी जो गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पर ये अगर ये इतनी हद तक पहुंच गया, इतनी दूर तक पहुंचा है, तो इसका जो है कहीं ना कहीं तो चूक रह गई, कहीं ना कहीं तो गलती हुई। अगर हम्म। बत्रा इंस्टीट्यूट जो है वो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है जम्मू में, तो इसको क्यों नहीं बनाया गया? तो सबसे पहले जो दिया जाता है कि ये 1986 में इसका जो है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का या श्राइन बोर्ड का आधारशिला रखी गई। उसमें जो है इसको, इसमें कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया, जो पहले कोई नियम नहीं बनाए गए 1986 में। फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट के तहत में वो उनकी ब्रूट मेजोरिटी थी, आप भी जानते हैं। उसके हम्म। बाद जब एसएमबीडीयू यूनिवर्सिटी बनी, तो उसमें एक बहुत ही वो रखा गया, देखिए ये सोची समझी साजिश में बोल सकता हूँ कि उसमें रखा गया कि इसमें हर धर्म के लोग इसमें जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उस हम्म। समय भी कोई नहीं बोला, कोई भी संगठन नहीं बोला। मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि उस समय हमारा इतना कोई रोल नहीं था, हमें इतनी जानकारी नहीं थी उस समय की बता सकें। ये अराउंड 1990s के आसपास की बात है। उस समय भी कोई नहीं बोला। जब ये यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज चला, बाकी समय दूसरे भी चले, एमबीए चलता है और भी इसमें कोर्सेज चलते हैं, उसमें भी दूसरे जो हैं रिलीजन के लोग, दूसरे समुदाय के लोग उसमें पढ़ रहे हैं, तब भी किसी ने आपत्ति नहीं चलाई। इवन जो नर्सिंग कॉलेज है, आपको ये जानकर हैरानगी होगी, उसमें जो प्रोफेसर हैं, उसके जो प्रिंसिपल हैं और इवन जो वहाँ पे स्टाफ है, वो भी सारे दूसरे समुदाय के हैं। उसमें हिंदू जो अपने समुदाय है वो बहुत, उनका भागीदारी बहुत कम है। तो अभी ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि वहां के अगर रिजर्वेशन दी जाए, तो वहां के स्टाफ को भी 5 से 10% रिजर्वेशन दी जाए। तो फिर मुद्दा ये फिर से आएगा कि अगर स्टाफ को दी जाएगी, फिर उसमें भी जो है दूसरे धर्म के लोग आ जाएंगे, तो उसको फिर हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? हम्म। मुद्दा तो वहीं कहीं वहीं रहा। अगर आपने स्टाफ भी वहीं का रखा है दूसरे धर्म और समुदाय का, तो ये तो मुद्दा वही रहा। इसका अगर जब तक पूर्ण तरह से हल नहीं किया गया, इसका एक सोची समझी, अगर कोई सोच समझ कर एक पूरा विचार विमर्श किया जाए, इस पे पूरा पूर्ण मंथन किया जाए, और इसमें जो है धर्म के जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उनका इसमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम इसको बचाना चाहते हैं अपने सनातन धर्म और अपने संस्थानों को। हम्म। अब इसमें आपको क्या दिखता है, मतलब आप क्या एक्सपेक्टेशन से, जैसे हम प्रोटेस्ट आप लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब रेगुलर मैं देख रही हूँ आपका लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है कि कब तक रिजॉल्व होगा?
कितने पीरियड ऑफ टाइम तक आपको लगता है कि कुछ गवर्नमेंट का एक्शन आएगा? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक तो वही है, हिंदूज तो ऑलरेडी जे.एन.के में अगर पूरा देखा जाए तो हिंदूज माइनॉरिटी में है। और एक चीज़ जम्मू में भी मैंने स्पेसिफिकली देखी है, बहुत सारे कश्मीरी बच्चे भी जो हैं वो जम्मू से बाहर निकल के फिर एजुकेशन के लिए दिल्ली आते हैं और अन्य स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में जाके पढ़ाई करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक एजुकेशन में ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो भी फिर से मतलब माइग्रेट हो के अदर स्टेट्स में जाके स्ट्रगल करते हैं। तो अगर एजुकेशन वहाँ पे बेटर हो, तो मैं एक्सपेक्टेशन जानना चाह रही हूँ कि आपको कब तक लगता है कि प्रोटेस्ट जो आप कॉन्टिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कब तक कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन आएगा या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एक्ट करेगी? क्योंकि डाउट सिर्फ मुझे इसी चीज़ पे है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जब उन्हीं की है तो फिर पता नहीं सरकार का रुख कैसा हो सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए रिजल्ट हम तो हर कोई चाहेगा कि इसका शांतिपूर्ण हल हो और जल्द से जल्द हो। ये तो हर कोई चाहेगा, कोई भी इस संघर्ष को आगे नहीं लेना चाहता। और जो मांगे हमने रखी हैं वो कोई नाजायज मांगे नहीं है। वो तो आपको सबको पता है कि चाहे वो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे जम्मू में है राज्यपाल हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सभी को ये मालूम है कि ये कोई गलत डिमांड नहीं है, ये बिल्कुल जायज है और एक जो धर्म के अनुरूप होनी चाहिए। अगर आप बाकी जगह देखते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं पे भी, उनके सब जगह पे जो है रिजर्वेशंस का प्रावधान है। तो यहाँ पे अगर नहीं रखा गया तो ये एक चूक थी। अगर ये प्रोटेस्ट अभी तो शांतिपूर्ण है, ये क्या रूप लेगा ये अभी कोई नहीं कह सकता, पर अभी तक जो है हमारा यही है कि इसका जल्द से जल्द शांतिपूर्ण ढंग से जो है इसका जो है हल निकाला जाए, और जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि जो है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आगे जाके अगर हम बंद करें या कुछ और प्रदर्शन हो, लोगों को इससे, आम जनता को इससे कोई भी जो है बाधा ना आए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो है हमारे जम्मू के लोगों को हम ज्यादा जो है प्रताड़ित करके नहीं रख सकते, उनको दबा के नहीं रख सकते हैं। पर जब तक हमारे जो हैं लोगों में ये जागरूकता नहीं आएगी, लोगों को इसकी गंभीरता समझ नहीं आएगी, तब तक जो है ये प्रयास हम लोग करते रहेंगे कि ये मुद्दा जो है आवाज बने, लोगों की जनमानस की आवाज बन के जल्द से जल्द जो है इसका हल निकले, और हम जो है किसी एक अच्छे जो है हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जो है इसका जो है सदुपयोग हो। इसके लिए मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि ये इस पे नहीं रुकेगा। अभी इसके आगे आवाज उठ रही है कि श्राइन बोर्ड के अंदर भी हमें जो है बहुत से ज्यादा ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं जो देख रहा था कि हमारे जो श्राइन बोर्ड में अगर इतना पैसा आता है उनके पास कि वो 600-700 करोड़ रुपए का वो बना रहे हैं। अभी आप देखेंगे जो हमारी यात्रा है, यात्रा उतनी सेफ और वो नहीं है। आप देखेंगे हाल ही में जो है कितना बड़ा हादसा हो गया, उसमें 30-35 लोग मर गए। उसके बाद आए आए दिन जो है ऊपर से स्टोन्स गिरते हैं, और शेड्स जो हैं वो बहुत ही नाजुक जैसे हैं, जिससे कि लोगों के गिर के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर शाइन बोर्ड के पास इतना पैसा है तो क्यों ना वो उस यात्रा को सुखदायी बनाए, जिसकी आस्था के लिए जो है इतने श्रद्धालु आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, उसको क्यों ना वो सेफ और सिक्योर बनाया जाए। और भी चीजें हैं, देखिए गरीब जनता है, इतने सारे लोगों के लिए मैं ड्राइव करता हूं, जैसे कि किसी को कैंसर होता है उसके लिए मैं बहुत सारे मैंने आंदोलन ये किए हैं, मीडिया कैंपेन्स किए हैं उनके लिए पैसे इकट्ठे करना। किसी जो गरीब हिंदू जो हैं उनकी शादी, बेटियों की शादियां कराना। तो श्राइन बोर्ड इसमें भी योगदान कर सकता है, इससे कि हिंदू समाज का उत्थान हो। ना कि आप फजूल खर्ची करके आप मेडिकल कॉलेज बना दीजिए जिसका कोई यूज दूसरे समुदाय के लोग करें, जिसका हमारे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो है दान का क्या सदुपयोग हो रहा है, आप बताइए। ये प्रश्न चिन्ह उठता है ऐसे श्राइन बोर्ड का। क्या ऐसे श्राइन बोर्ड का अस्तित्व हमारे उत्थान के लिए हो रहा है कि इसका जो है नुकसान किया जा रहा है, मतलब कि इसका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है? एक सर और चीज मैं देखती हूँ, क्योंकि इतने साल मीडिया में रहने के बाद ना कुछ कुछ चीज जो है मैं एक जनरल वे में भी लेना चाहूंगी। मुझे
ये समझ में नहीं आता है कि एक तबका हिंदुओं का ही है जो हमेशा एक मुसलमानों के प्रति एक फैसिनेशन सा रखता है। मतलब वो एक फैशन सा है कि वो इतना, वो अपने ही लोग, मतलब उनके एक समुदाय के लिए वो अपने ही समुदाय से के लोगों से भिड़ेंगे और अपने ही समुदाय के लोगों को जो है वो डाउन करेंगे। तो जैसे हमारे देश में कोई अगर टेररिस्ट है तो उसको टेररिस्ट कहने में इतनी आपत्ति है कि पूरे सोशल मीडिया वॉर हो जाता है कि अगर कोई डॉक्टर है जिसने ऐसा काम किया है और वो प्रोफेशनली डॉक्टर है, तो मुझे समझ में नहीं आता लोग ऐसे जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि नहीं नहीं हमें डॉक्टर्स नहीं कहना चाहिए क्योंकि डॉक्टर जो हैं उन पर ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा लोगों का। ऐसा होता नहीं है। तो ये जो साइकोलॉजिकल गेम हम पूरा मीडिया में देखते रहते हैं और साथ में हमारे ही समाज से ये लोग निकलते हैं। आप जेएनयू में भी देखेंगे तो मुस्लिम्स आपको कम दिखेंगे, वो लेफ्ट लीनिंग हिंदूज ज़्यादा बाहर निकल के दिखते हैं, जो अपने आप को बहुत सारे नाम भी देते हैं, ब्रांड अपने आप ब्रांडेड नेम्स भी देते हैं और वो फैसिनेटिंग नेम्स मीडिया में बहुत हाईलाइट किए जाते हैं। तो ये एक अजीब तरीके का साइकोलॉजिकल फैसिनेशन है कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ बुरा ही हो रहा है हमेशा। और वहीं अगर हम दूसरी कम्युनिटी देखें जो अभी हम ये मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ पे, ये तो एजुकेशन का मुद्दा है और एजुकेशन का मुद्दा इसलिए है क्योंकि डोनेशन हमसे जा रहा है और हमारे लिए कुछ नहीं है। और ये जेएनके में बहुत बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि हम लोग भी वहाँ से, हमारा पूरा समुदाय पलायन होकर निकला तो भी मीडिया में कोई स्ट्रॉन्ग नरेशन लेके आता नहीं है सामने। तो बहुत सारे फ्लॉज। तो मैं ये साइकोलॉजी समझना आपसे चाहती हूँ क्योंकि आप आर्मी वेटरन भी है। इस वॉर, ये भी एक साइलेंट वॉर है जो हम लड़ रहे हैं, इससे कैसे लड़ा जाए क्योंकि यही प्रॉब्लम बहुत हर जगह आपको दिखेगी। ये यूनिवर्सिटी का इशू भी इससे ही जोड़ के देख लीजिए तो यही है और कुछ है नहीं। द मोमेंट यू विल कॉल देम टेररिस्ट, वो आप पे मतलब हावी लोग अपने ही लोग हो जाएंगे कि नहीं 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 वहाँ लोग अच्छे हैं, ये है भाईचारा है फलाना है। बट पॉइंट ये है कि ये साफ है, इस समय जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है कि ऐसा है कि वहाँ पे रिजर्वेशन पर्टिकुलर लोगों का ही है। थर्ड काउंसलिंग में ये इश्यूज निकल के आते हैं और उनको ऐसी हड़बड़ी क्या होती है कि वो ऐसे एडमिशन्स करते हैं कि देखते भी नहीं, कोई एनालिसिस नहीं होता है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट मेरे को कम लगता है और ये जो एक एक पैटर्न सेट करने का तरीका ज़्यादा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ मतलब पॉलिटिक्स, मतलब आप इन चीज़ों को बढ़ावा दो जिससे कि यंग माइंड जो है वो गलत चीज़ों में और गलत एक्शंस करते रहें। तो उसको रोकने के लिए आप एज ए आर्मी वेटरन कैसे सोचते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम हर जगह है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर सिलेक्टिव सेकुलरिज्म के खिलाफ हूँ, जिसमें बिल्कुल। कि आप जो है लोगों को एक सोच बना दी जाती है कि अगर हम एक दूसरे धर्म के लिए, अगर एक हिंदू उसके लिए कुछ काम करता है या उसके लिए कोई मदद करता है तो वो सेकुलर हो गया। पर जब वही मदद दूसरा जो है देखता रहे और वो कुछ ना करे तो उसको जो है उसको भी सेकुलर बोला जाता है। तो ये जो सिलेक्टिव सेकुलरिज्म है, कि जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा विवाद आया था, किसी पत्रकार का जो है जम्मू में एक समुदाय के जो है उसमें उनका घर तोड़ा गया, वो जिस भी उस पे था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। फिर एक हिंदू वेटरन है, उन्होंने आकर उनका जो है घर के लिए मदद की कि मैं आपको 5 मरले जमीन देता हूं या कुछ है। वो बहुत ही अच्छा लगा, एक अच्छा उदाहरण था। पर अगर आप देखिए कि उसी का अगर उदाहरण को हम लिखें कि वैली के अंदर, जैसे आपने देखा 7.5 लाख लोग, 7.5 लोग वहां पर अपना घर बार छोड़कर आए, उनके घर उजड़ गए। अभी अगर आप जैसे मुझे कह रहे थे कि आप देखेंगे श्रीनगर जाएंगे, तो वो मैं देख चुका हूं अपनी आंखों से। वो आज भी जो घर हैं उनके आप देखेंगे तो आपको देख के रोना आएगा कि किस हालत में वो घर हैं, जर्जर हालत में हैं। तो वहां से मैंने आज तक ऐसा उदाहरण नहीं देखा कि किसी ने बोला हो कि आइए हम इनका घर बनाएंगे, या आप इधर आइए हम आपका जो है घर दोबारा से बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये जो सिलेक्टिव सेकुलरिज्म को अगर अगर हम इसको मैं उठाता हूँ आवाज को, तो हमें बोला जाएगा ये कम्युनल है, क्योंकि मैं रिवर्स सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूं। यस। तो ये जो एक सिलेक्टिव सेकुलरिज्म का मुद्दा है कि अगर हम दूसरे धर्म के बारे में बोलेंगे तभी हम सेकुलर कहलाए जाएंगे,
अगर हम चाहते हैं, उनसे अपेक्षित करते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी ये उदाहरण करें, तो हमें जो है कम्युनल बोला जाएगा, या फिर जो बोला जाएगा कि ये जो है अलग बातें करते हैं ये। तो ये जो चीज है सिलेक्टिव सेकुलरिज्म का मुद्दा, ये जो है बहुत ही गलत है, दिशा में जाता है। अभी तो आपको बताऊं, एक चीज नहीं आई है। एक ऑफिसर जो रैंक का बंदा है, मैं बताता हूँ, ही बिलोंग्स टू सम कम्युनिटी, उसने गुरुद्वारे में जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो आर्मी के अंदर एक मंदिर परेड होती है, एक, जी। इट इज अ नॉर्म फॉर एवरीवन, इट इज अ कंपल्सरी परेड होती है, परेड की तरह होती है। इसमें हर धर्म के लोग जो होंगे उनको उस परेड में जाना होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। ये प्री 1947 से है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये प्रथा चली आ रही है आर्मी के अंदर। इस बार क्या हुआ कि वो एक ऑफिसर ने मना कर दिया, तो उसका मुद्दा इतने जोर से उठा, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके डिसमिसल को जो है जायज ठहराया और उसको बरकरार रखा। अब मीडिया में एक नैरेटिव आ गया है कि आर्मी जो है अभी जो है वो भी कम्युनल बन रही है, और जो ये है कि वो उनको ये मुद्दा नहीं, रिलीजियस मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरे को ये समझ नहीं आती, जो लोग आर्मी से ताल्लुक नहीं रखते, जिनको उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स के बारे में नहीं पता है, वो भी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि जो हमारा धर्म होता है वो हमारे मैक्सिमम ट्रूफ्स जो होते हैं उसमें उसके मुताबिक होता है, और उसमें जो है हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। चाहे वो मंदिर परेड हो तो मंदिर परेड में जाना पड़ेगा, गुरुद्वारा परेड हो वहां जाना पड़ता है। अगर जैसे हमारे जैकलाई के जो होते हैं ट्रूप्स, वो मैक्सिमम मुस्लिम्स होते हैं, तो इवन मुस्लिम्स की जो ट्रेडिशंस होते हैं वो भी फॉलो करते हैं सब लोग। तो इसको हम एक सर्वधर्म स्थल बोलते हैं, ना कि हम एक विशेष धर्म का ऐसे मुद्दा बनाते हैं। पर इसको इस बार ऐसे उछाला गया कि आर्मी भी अब इसी दिशा में जा रही है, और ऐसे जो है वो गलत क्या हो उदाहरण गया? पैदा कर रहे हैं। तो ये गलत चीजें जो है, नरेटिव्स बनाए जाते हैं जो है, और इसका नरेटिव्स का जो है सबको खुल के जो बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत प्रथा चली आ रही है। नरेटिव्स कैन नॉट डिसाइड अ पॉलिसी। पहले तो ये होना चाहिए कि नरेटिव जो बनाए जाते हैं वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं, जिसको जो ठीक लगेगा वो बोलेगा। पर क्या उचित है, वो मीडिया को बाहर लाना चाहिए। मेरे को ये लगता है उसमें एक जो मीडिया है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो वो जितना ज्यादा आगे आएंगे, पहले तो आपको पता होगा कि वो एक गवर्नमेंट का एक सोर्स हुआ करता था, तब बोला जाता था कि वो एक माउथ पीस ऑफ गवर्नमेंट है। जो पहले मीडिया होते थे, मीडिया चैनल्स हो या कुछ हो, अभी जो है उनको एक नया नाम दे दिया है, गोदी मीडिया। क्योंकि वो जो है जब कोई नेशनलिज्म की बात करता है तो वो फिर वो गोदी मीडिया बन जाता है। और अगर हम जो है उनकी बात करेंगे तो हम सेकुलर मीडिया बन जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जो कि आजकल अपने चैनल चलाते हैं, इवन एक्स अपना ट्विटर पे भी अपने हैंडल चलाते हैं, तो वो सेकुलर मीडिया में आ गए हैं। पर मैं फिर बोलूंगा कि selective secularism has no place in India, because if we want to be secular, then it should be on the both ways. दोनों तरफ से सेकुलरिज्म के उदाहरण आने चाहिए। सिर्फ एक तरफ से अगर हम दिखा दें कि हमने एक सेकुलरिज्म के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया तो ये पूरा देश सेकुलर हो गया, तो वो वैसा नहीं चलेगा अभी। और वैसे अभी जैसे राम मंदिर का अभी इश्यूज जो है, ये वही बात है ना कि मतलब हिंदूज की चीज़ों पर, हिंदू के धर्म पर, उसकी संस्कृति पर बोलना बहुत बहुत आसान हो गया है। और इसमें भी जो है मतलब मीडिया से लेके एजुकेशन सेक्टर से लेके सब लोगों का रोल है। और हमारी खुद की भी गलतियां हैं कि हम लोग कभी भी काउंटर तैयार नहीं रखते हैं कि हमारी किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमारे अंदर भी एक सेकुलरिज्म का वायरस है जो ये सेलेक्टिव सेकुलरिज्म की ओर कन्वर्ट हो गया है। पहले तो हम लोग सेकुलर हिंदू हमेशा सेकुलर ही थे, तो सबके साथ मिलते जुलने वाले लोग थे। अब वो कन्वर्ट होता जा रहा है सेलेक्टिव सेकुलरिज्म पे। तो अब अगर अयोध्या जैसी जगह अगर आप देखेंगे तो जहाँ घर घर में राम है, जहाँ पे आप जिस भी घर में जाएं वहाँ एक राम मंदिर है और कोई भी वहाँ पे जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें भी लोगों को आपत्ति है और इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है जो चलती चली जा रही है और बहस हो रही है, फिर विवाद हो रहे हैं। खैर ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट मतलब हर बारी जो है ईजी, मैं जो कह रही हूँ ना, एक ईजीनेस है कि आप हिंदुओं के धर्म और हिंदुओं की संस्कृति पे आसानी से बोल सकते हैं।
अगर आपने थोड़ा सा भी कुरान को या पैगंबर को छू दिया तो आप पे हमला हो जाएगा डायरेक्टली, और आप पे एक फतवा जारी कर दिया जाएगा। इसलिए हमारी चीज़ों पे बोलना और हमारी चीज़ों की स्क्रूटिनी करना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि हम सेक्युलर हैं, लेकिन हम सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म की दिशा में ना जाए तो वो बेहतर ही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अयोध्या के कई सारे मुसलमान मैं आपको दिखा दूंगी जो राम को मानते हैं, ऐसा भी है, तो वो एक सेक्युलर स्टेट ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ राम मंदिर बिना मुसलमानों के बना होगा, ऐसा नहीं है, या बिना किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के बना होगा। जो भी बना है, जैसे ही उदय होता है हिंदुओं का, वैसे ही सब लोगों को कुछ ऐसी अजीब सी आग लगने लग जाती है, और उसमें हिंदू ही मैं देखूंगी, बहुत सारे हिंदू ही सामने आके जो है आपसे एक सेक्युलरिज्म की बात करना शुरू कर देंगे। और फिर पोल्यूशन के मुद्दे बड़े हो जाते हैं, और फिर बड़े बड़े मास्क लेके जो है हम संसद में पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली हमेशा से ही पोल्यूटेड थी और हमेशा से ही फुल ऑफ ट्रैफिक थी। तो पोल्यूशन और ऐसे जो एजुकेशन के मुद्दे होते हैं उसमें पब्लिक के भी रोल होने चाहिए। समाज को भी आगे बढ़कर, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, कोई भी सरकार हो, XYZ, कोई भी सरकार जो अच्छा काम कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए बीजेपी के दौरान, कांग्रेस के भी दौरान। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बात वही है कि जो आपने सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म की बात करी, वही है कि जैसे हिंदुओं की संस्कृति और धर्म का उदय होने लग जाता है तो सबको समस्या होने लग जाती है। लेकिन अगर एक डॉक्टर दिल्ली में ब्लास्ट कर दे तो वो उसे डॉक्टर मत कहिए, वो टेररिस्ट है, या वो टेररिस्ट भी नहीं है, वो अपने धर्म के लिए कर रहा है, वो एक हीरो है, एक हीरो उसको बना दिया जाता है। तो सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, खुद ही देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला कि अगर आप इनको यहाँ पे सीट्स नहीं देंगे तो फिर वो जो है बांग्लादेश चले जाएंगे, वो तुर्की चले जाएंगे, फिर वहां जाकर वो करेंगे। मतलब वो भी ये नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और इसी इसी से ही यंग माइंड्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जो पिछली बारी जो एक कन्वर्जन को लेके हमने एक मुद्दा उठाया था, एक लड़की का, कश्मीरी हिंदू लड़की थी, हम लोगों ने लगातार उस पर डिबेट किया, पूरा कैंपेन भी चलाया, लोगों से हमने सिग्नेचर्स भी लिए हैं, तो हमने काफ़ी उसको बहुत आगे तक हम लोग ले गए थे, और अभी भी उसको कंटिन्यू करते रहेंगे बीच बीच में। उसमें उस लड़की ने एग्जाम्पल ही दिया कि उमर अब्दुल्ला और निधि राजन आपस में मैरिड है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो जब चीफ मिनिस्टर ऐसे लोग हायर पोजीशंस पे रह के एक सेक्युलरिज्म इस तरह से शोकेस करेंगे तो वाकई में यंग माइंड्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनको पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं जो है स्पॉइल होते ही होते हैं। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारे चीफ मिनिस्टर का जो हालांकि के जो बयान हुए हैं ना, उससे ये साबित हो रहा है कि देखिए, जो बोला जाता था कि जो सीएम है वो सिर्फ कश्मीर के सीएम है, जम्मू के नहीं है, क्योंकि उनके जो आज तक के जो बयान आए हैं, आप देखिए, आज उन्होंने ऐसा भी बोल दिया कि जब आपके बच्चे मेरिट में नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चे मतलब कि जम्मू के बच्चे आपके नहीं हैं, उन्होंने हाँ ऐसी बात बोल दी कि अगर वो सीट में मेरिट में नहीं आ रहे हैं तो फिर आप ऐसी बातें करेंगे। तो आप बताइए, इससे जो जम्मू का एक मुद्दा है कि इसको अलग स्टेट बनाना चाहिए, ये बहुत इसको एक बल मिलता है कि जो हम बोलते थे भेदभाव होता है जम्मू और कश्मीर के बीच में, ये आज इससे प्रमाणित होता है कि सच में भेदभाव होता है। जब एक स्टेट का सीएम जो है वो ये बोले कि आपके बच्चे, और वो ये बोले कि आप जो ये जमीन दी गई है इसके पैसे जो दे दीजिए, या फिर आपको फंड नहीं दिया जाएगा, इस तरह की अगर बातें करें तो क्या एक बायास्ड, और आपको लगेगा नहीं कि जो है वो हमारे तरह लिए एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं जम्मू के प्रति। हम्म। नहीं, वो सर हिंदुओं के प्रति ही वैसा व्यवहार है। तो जम्मू तो वैसे भी सिटी ऑफ टेम्पल्स ही हैं, तो वो तो है ही है कि उनको तो बहुत सारी चीजें बुरी लगेंगी। तो नहीं, उनको ये नहीं मालूम है कि एक टाइम था जबकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था और श्राइन बोर्ड ने उनको भरपूर मदद की है गवर्नमेंट की सैलरीज देने के लिए। आपको ये पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को सिक्के दिए गए थे एक टाइम पे, बिल्कुल पैसा नहीं था, खजाना खाली था इनके उधर से। वो कौन से वजह से खाली हुआ वो मैं उसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि पहले आपको पता है सेंटर से पैसा आता था, वो कहाँ जाता था, क्या होता था, ये तो सबके पास
चर्चा का विषय रहा ही है हमेशा से। तो एक समय में श्राइन बोर्ड ने इनका दिल खोल के अपना खजाना खोला और अपने जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज भी यहीं से जाती थी। उसी श्राइन बोर्ड के लिए अगर ये ऐसी अ, अगर वो रखते हैं, अपने लिए मानसिकता रखते हैं, तो आप सोचिए कि वो कैसे श्राइन बोर्ड उनकी मदद कर सकता है स्टेट के उसके लिए। दूसरी चीज है कि अभी जैसे जो बच्चे हैं हम उनके खिलाफ नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों हम्म। के भविष्य के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है कि वो सब लोग, चाहे वो काउंसलिंग कैसे की गई मैं उसके ऊपर नहीं आना चाहता, बट क्या वो बच्चे जय माता दी बोलेंगे वहां पर? मैं यही पूछना हम्म। चाहता हूँ। उस स्थल में जिसकी की मान है, अगर हम जाएंगे तो हम तो हजारों बार हर एक कदम पे जब चलते हैं तो जय माता दी बोल के हमारे को विश्वास और बढ़ता है कि हम माता के चरणों तक पहुंचे। तो क्या वो हम्म। बच्चे वहां जय माता दी बोलकर जो है अपना दिनचर्या शुरू करेंगे? क्या वो आरती में बैठेंगे? क्योंकि ये मेरे को लगता है कि ऐसे धार्मिक स्थलों में जो है ये अपने धार्मिक कर्म भी होने चाहिए, वहां पे आरती होनी चाहिए, विधिवत रूप में जो है बच्चों को जो है अपने संस्कारों से भी अवगत कराना चाहिए ऐसे संस्थानों में। तो क्या हम्म। अगर ये रूल बना दिया जाए कि हर दिन वहां पे आरती होगी, माता की आरती होगी, जय माता दी बोला जाएगा, तो क्या वो बच्चे बोलेंगे? और वो क्या, जो खान पान का जो विषय भी आ रहा है, क्या उस पे वो कंट्रोल कर पाएंगे? उस एरिया हम्म। में वहां पे तो आपको पता होगा शराब मांस आदि वर्जित है उस एरिया में। तो वो क्या उस हाँ। एरिया में इतना कंट्रोल कर पाएंगे? बाद में अगर ऐसे मुद्दे आते हैं तो इसका कौन ध्यान कर पाएगा? आपको ये भी बता दूं, वहां पे दो तीन हिंदू लड़कियां हैं, मैं आपको ये बताऊं जो सुनने में आया, वो भी वहां से जाने के लिए भी कि वहां पे एडमिशन नहीं लेना चाहती क्योंकि वहां पर मैक्सिमम दूसरे समुदाय के हैं, तो वो भी वहां से एडमिशन विड्रॉ कर रही हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हम्म। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि पहले भी मैं देखती थी कि जम्मू से काफ़ी सारे बच्चे दिल्ली, बॉम्बे और पुणे, महाराष्ट्र ज़्यादा जाते थे, क्योंकि जम्मू में एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम कभी मिला ही नहीं है हिंदू बच्चों को। तो इसलिए अब आधे से ज़्यादा बच्चे आप देखेंगे सबकी डिग्री पुणे से होगी या कोई बॉम्बे से होगा, जबकि सबके पेरेंट्स वहाँ पे हैं, अच्छी सिटी भी है, डेवलप्ड सिटी थी। जम्मू में कोई ऐसी बस पहले पहले इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज थे, अब वो भी उतने नहीं है, बट इट इज़ अ गुड सिटी टू लिव। और सब फैसिलिटीज़ है कश्मीरीज के लिए, तो मल्टीपल फैसिलिटीज, सब टाइप का खाना है, पीना है, लोग भी आपस में घुल मिल के रहते हैं, शादियां यहाँ से लोग जाके जम्मू में ही हमारे में करते हैं। तो जी इतने बड़े बड़े मकान खाली भी इसलिए हो गए क्योंकि बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए। तो ये मतलब कश्मीर से पेरेंट्स का पलायन हो गया, फिर जम्मू से फिर उनके बच्चों का पलायन हो गया, तो बच्चे बाहर सेटल हो गए। इसका मतलब राइट वे ऑफ एजुकेशन कभी जम्मू में था ही नहीं, ना कश्मीर में था। मैंने तो कभी नहीं सुना, जहाँ से हमारी मदर पढ़ के आती है वुमेंस कॉलेज कश्मीर से, मैंने कभी नहीं सुना कि वुमेंस कॉलेज कश्मीर में कोई हिंदू लड़की पढ़ रही हो इस समय पे। तो वुमेन्स कॉलेज में मेरे तो सारे फैमिली वुमेन्स कॉलेज की प्रोफेसर रही हैं, तो ये स्ट्रेंज है कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी हम लोग बच्चों को एक राइट वे ऑफ एजुकेशन दे ही नहीं पा रहे हैं, और संस्कारों की कमी तो एनीवेज भी है ही। तो सर, जाते जाते आप कुछ अगर कहना चाहेंगे, और फिर इस डिबेट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके अपडेट्स के साथ में। और भी जैसे कई टॉपिक्स पे मैं आपसे आपके साथ जुड़ना चाहूँगी, तो हम चाहेंगे कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको मिले। अगली बार मेरा प्रॉमिस है कि मैं फेसबुक पे इसको करूँगी, ताकि आपकी जी ऑडियंस भी आपको मैं देख सके। आपके जी मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जम्मू में कोई भी एजुकेशन पॉलिसी का सही डायरेक्शन अभी तक नहीं बना है। नहीं जो बना आपने है। बताया कि लोग इधर से उधर गए हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने लोकल नीड्स को देखा नहीं कि लोकल हम्म। नीड्स क्या हैं। आपको मैं बताऊं, यहाँ से जो है मैक्सिमम लोग इवन जब किसी को बीमार होते हैं कुछ, तो वो डीएमसी जाते हैं या फिर बाहर जाना प्रेफर करते हैं, जम्मू में इलाज कराना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रॉमा सेंटर नहीं है जिसमें कि लोग जो है उनको कॉन्फिडेंस हो कि हमने यहाँ पे इलाज करना है, और यहाँ यहाँ की डॉक्टर्स का भी मैं कह सकता हूँ। तो अगर श्राइन बोर्ड का थोड़ा सा वो ज्यादा गूढ़ता से सोचते कि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, ताकि हम हमारे में एक डॉक्टर्स में गोल्डन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है कि उस समय के अंदर अगर आप पेशेंट को सही जगह पे पहुंचा देंगे तो उसकी जान बच सकती है। तो लाखों लोग यहाँ से, अभी आपको बता रहा हूँ, डीएमसी या एम्स या इधर जाते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ जाते हैं।
तो उन्होंने वो नीड्स को नहीं देखा। मेडिकल कॉलेज आप भरपूर बनाते जा रहे हो, ऑलरेडी इधर 7-8 मेडिकल कॉलेज थे, आपने और बना दिए। उससे अच्छा एक अच्छा मेडिकल कॉलेज जैसे आपने हॉस्पिटल बनाते, जैसे अमृता इंस्टीट्यूट खुला है फरीदाबाद में, जो कि लोगों को जो है कम उसके ऊपर इलाज करता। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था नारायणा को ही अपग्रेड कर देते, जिसमें एक हम्म। सुपर स्पेशलिटी आप ट्रॉमा केयर बना देते, सुपर स्पेशलिटी नीड्स का बना देते, जिसमें कि गरीबों का मुफ्त इलाज होता। तो उस डायरेक्शन में अगर ये जाते तो जो हमारे यहाँ के लोकल लोगों की नीड्स हैं वो होती। दूसरे कॉलेजेस, गुरुकुल हमने जैसे बोला, गुरुकुल की जरूरत है यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ कि अभी जैसे प्लेवे खुले हैं, हमें इसी डायरेक्शन में गुरुकुल्स खोलने चाहिए जगह जगह हम्म। पे, ताकि बच्चों को हम बचपन से ही वो जो है सनातन संस्कृति के ऊपर हम उनको एजुकेट कर पाए। वो प्लेवेज गुरुकुल के नाम पे बनने चाहिए। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर खोलूंगा जगह जगह पे, क्योंकि मेरा एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट है। तो उन गुरुकुल्स की जगह जगह उसकी एक चेन खोलते, गुरुकुल की चेन, माता वैष्णो देवी गुरुकुल, जिसमें हम जो है बच्चों को छोटी एज से ही सनातन धर्म की जो है शिक्षा देते, जो हमारा रिच कल्चर है उसके बारे में अवगत कराते। तो ये ज्यादा अच्छा एक इनिशिएटिव होता। फिर जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए अगर गरीब के घर बनाने हैं, उनकी जो बेटियों की शादी करनी है, उसमें अगर ये इसका धन का सदुपयोग होता तो ये सही डायरेक्शन में इसका जो है यूज होता। और जो है हमारे शिक्षा संस्थान है, जैसे कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बाकी जगह पुणे में और उधर हैं, वैसे इधर अभी उनकी भी कमी है। आप हम्म। आईआईटी आईआईएम तो खुल चुके हैं, पर उनकी जो प्रवेश है उसमें भी अभी रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो है बाहर के लोग ही हैं, हमारे यहाँ के लोग नहीं है। चाहे वो स्टाफ है, चाहे बच्चे यहाँ के शिक्षार्थी हैं, वो सब लोग बाहर के हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ बाहर का है, चाहे वो आईआईटी है, चाहे आईआईएम है या एम्स है। तो अभी हमारे यहाँ की शिक्षा जो है उस लेवल तक नहीं पहुंची है। तो क्यों ना हम उसको अपग्रेड करें कि जो ये शिक्षा संस्थान यहाँ पर खुले हैं उसका लाभ जो है लोकल लोग ले पाए, और इवन जो है यहाँ से बनकर वो जो है हमारे स्टेट का, अपने जो है एरिया का जो है नाम रोशन कर सकें। तो उसके अंदर जो शिक्षा प्रणाली है लोकल नीड्स के अकॉर्डिंगली अगर चेंज होगी, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और हमारे जो पेशेंट्स हैं जो इलाज कराने के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके ऊपर जो है गंभीरता से सोच करनी पड़ेगी। सभी जो हमारे थिंक टैंक में बोलता हूँ यहाँ के हैं, जो हैं जो सभी विजडम रखते हैं यहाँ के, और जो हमारे इधर की क्रिटिकल नीड्स को समझते हैं, जब वो सोचेंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहिए, हमारे जो है स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए फिर जब मंथन होगा तो इसका हल निकलेगा। और हमारा जम्मू जो प्रदेश कह सकते हैं, वो एक खुशहाल जो है राज्य बन सकता है। जम्मू, मैं तो जम्मू प्रदेश की बात करूंगा, क्योंकि हमारे को जो है यही बोला गया है कि आपके बच्चे, तो हम भी फिर जम्मू की बात करेंगे, हम उधर की बात नहीं करेंगे। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू का बिल्कुल ही उत्थान होना चाहिए। इसमें जो है हम लोग भी आपका पूरा जो है सपोर्ट और समर्थन करते हैं। एज अ जर्नलिस्ट मैं चाहूँगी कि मैं इस मुद्दे को लगातार उठाते रहूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जम्मू आके आपसे एक स्पेशल चर्चा भी करूँ इस पे, और अन्य लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम इस मुद्दे को एक जी लार्ज स्केल पे कैंपेन की तरह चलाएं। ये मेरी तरफ जी से एक सुझाव आपके लिए भी रहेगा कि लगातार जो है हम लोग इसको चलाते रहें, ताकि हमारे सपोर्ट से, क्योंकि मैं जब चलाती हूँ तो बहुत सारे नेशनल मीडिया के एंकर्स को एक इशू दिखाई देता है, तो फिर वो उसको चलाते हैं। तो हम लोग एक सोर्स की तरह भी काम करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और मैं इसको चाहूँगी कि बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस भी वे में इसको मेरी तरफ से सपोर्ट जाए, क्योंकि मैं पहले भी लड़ लड़ के कश्मीर और जम्मू के बहुत सारे इश्यूज करवा ही लेते थे अपने दम पे, तो अभी भी करूँगे करूँगे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ आर्मी वेटरन। हमें आपका भी थैंक यू कहना चाहिए कि सनातन धर्म को आप जैसे लोगों की बहुत बहुत आवश्यकता है, और अपने कैमरे के माध्यम से हम लोग भी कई पूरे भारत के गुरुकुलों को कवर करते हैं, उनको जाके सपोर्ट करते हैं, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो भी करते रहते हैं। तो अब आप भी जैसे प्लान कर रहे हैं, तो मैं
आपको गुड लक कहूँगी कि आप भी जल्दी से जो है गुरुकुल खोलिए, और उसमें जो भी हमारा सहयोग होगा हम आपके साथ हैं बिल्कुल। तो सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग नो फिल्टर। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहेंगे अभी के यूथ के लिए, एजुकेशन के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हम सर्टेन पॉलिटिकल और मीडिया नैरेटिव में फंस जाते हैं उससे कैसे बाहर आया जाए, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप। देखिए, जी, मैं यूथ को यही बोलूंगा कि देखिए, जब भी आप कोई भी कार्य करें तो राष्ट्र सर्वोपरि रख के करें। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, ये कहने में दो शब्द हैं, पर मैंने इसका नरेटिव जो है जगह जगह जहां पे भी मैं लेक्चर देता हूँ, हालांकि हाल ही में मैंने कटरा में भी दिया है थोड़े दिन पहले, तो उनको ही बोलता हूँ ये दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। नेशनलिज्म है जिसमें कि हम देश के बारे में सोचते हैं, और पैट्रियोटिज्म में हम एक्ट करके करते हैं। तो आप कोई भी काम करें, देश को आगे रख के करिए, देश के उत्थान के लिए करिए, फिर समाज के लिए करिए। तो जो है, आपका जब समाज का भला होगा तो आपका भी भला होगा उसमें। तो अगर जिसमें देश और समाज की आपका योगदान जिसमें जब होगा, तो उसमें सभी का उत्थान होगा, और जो है सभी को ये जो है राष्ट्र सर्वोपरि रख के करना चाहिए, देश के युवा को आगे आना चाहिए, और देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए अग्रसर होना चाहिए। और आगे आके मतलब कि पैसिव वे में ना करें। जैसे कि आप आए हैं एज ए, आपने जर्नलिज्म चूज किया, जिस भी क्षेत्र में है, आप जिस भी कार्य में कार्य कर रहे हैं उसमें आप जो है राष्ट्र सर्वप्रथम रख के रखिए, किसी भी और नैरेटिव को नहीं मानिए। जो भी आप बोला जाता है, आप किसी के बहकावे मत आइए। जो अगर आपको जो है जहां पे भी दिखे कि आपका योगदान से राष्ट्र का भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, तो जरूर आगे आइए, क्योंकि आप आज का जो युवा है वो कल का नेता भी बनेगा और कल का भविष्य है। तो अगर आप आज देश के बारे में सोचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है, सही हाथों में है। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और वही मैंने कहा कि हम लोग लगातार इसको एज अ कैंपेन भी चलाएं, और जितने भी आपके प्रोटेस्ट है अगर आप हमें विजुअल्स भेजना चाहें तो हम लोग जी, ज़रूर उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट हैंड देंगे थ्रू माय पर्सनल प्रोफाइल, माय पेजेस। और जी, जितना भी हम पोस्टिंग करते हैं तो वो सभी चीज़ें जो है हम लोग अपनी तरफ से पूरा ऑन डेट डालते रहेंगे, जिससे कि ये प्रोटेस्ट को जो है एक एक अच्छा रूप मिले और मेन स्ट्रीम मीडिया इसे ऐसे उठाए कि ये सरकार तक और अच्छे से पहुंचे। जी, तो इसी के साथ मैं इस शो का अंत करूंगा। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप ज्वाइन करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो ये थे कर्नल आदर्श शर्मा हमारे साथ में नो फिल्टर के इस शो में। सर ने एक बहुत बड़ा इशू जो है हमारे आगे हाईलाइट किया, जो है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का इशू, जहाँ पे एक सर्टेन बायस के कारण जो है हिंदू बच्चे जो हैं एडमिशन भी नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमने जो कहा अभी कि हम एक सेलेक्टिव सेकुलरिज्म के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, जो लगातार हमारे युवाओं को भटकाता है और फिर एक गलत दिशा की ओर लेके जाता है। तो ये एक कोई भी किसी भी तरीके का स्क्रिप्टेड शो नहीं है। यहाँ पे हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं जो प्लान्ड वे में होती है। जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं वो खुद भी आते हैं और हम भी उन्हें अप्रोच करते हैं। लेकिन शो का फॉर्मेट यही है कि हम कभी भी कोई भी प्रश्न अपने गेस्ट के साथ नहीं साझा करते हैं, उसके बिना ही हम लोग काम करते हैं। लेकिन मुद्दा वाकई में बहुत बड़ा है और बड़े स्तर पे इसे उठाया नहीं जा रहा है कि क्या वाकई में ही हिंदुओं की आस्था के साथ हो रहा है खिलवाड़। तो ये खिलवाड़ शब्द हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अधिक से अधिक, जैसा अभी कर्नल सर ने बताया कि जो भी डोनेशन है वो हिंदुओं की तरफ से आती है, और जब सरकार के पास पैसा नहीं था तो उन्हीं डोनेशन से सरकार चली थी। तो ये सोचिए कि श्राइन बोर्ड की एक समय पे क्या वैल्यू थी और इस समय पे वो किस स्तर पर गिर गया है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वो भी उसी समुदाय का है, जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी रिजर्वेशन है। तो एजुकेशन सेक्टर को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इसी के प्रयास में हम लोग नो फिल्टर की ये डिबेट लगातार चला रहे हैं।
और सभी यूनिवर्सिटी से राजनीति खत्म करके उसे शिक्षा संस्थान और एक अच्छे संस्कारों से भरा संस्थान बनाया जाए। जैसे कि गुरुकुल में हम लोगों ने आपको दिखाया है कि गुरुकुल में किस तरह से बच्चों को संस्कारों के तहत रखा जाता है और एक अनुशासन के तहत रखा जाता है कि बच्चों के उठने से लेकर बच्चों के सोने, रात के सोने तक का अनुशासन पूरा तय होता है। वैसे ही इन यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए। ओपननेस अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम डॉक्टर्स बनाने के बजाय कुछ और बनाना शुरू कर दें। ये हमारे देश के युवा हैं और हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवा हमारे देश का भविष्य है, और देश के भविष्य को बर्बाद होने से रोकने के लिए हम लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे। और अगली बार हम ज़रूर पूछेंगे कि आखिर अकाउंटेबिलिटी, आखिर जिम्मेदारी किसकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नो फिल्टर की ये डिबेट, और अन्य मुद्दों के साथ आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। सोमवार को हमारा एक शो फिर से लाइव होगा आपके साथ में, उसकी चर्चा हम सोमवार को ही आपके समक्ष करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा भारत मेरे साथ, और सभी लाइव को देखिएगा भारतमेरेसाथ.com पर। थैंक यू सो मच।